हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे G20 ऑर्गेनाइजेशन, G20 ग्रुप के बारे में। G20 ग्रुप को अगर हम एक लाइन में समझें तो G20 ग्रुप एक ऐसी मीटिंग है जिसमें वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट और जो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उनके लीडर्स की एनुअल मीटिंग होती है। वो लोग आकर के अपने इकोनॉमी के ऊपर में जो भी डिस्कशन है वो यहाँ पर करते हैं। G20 का ओरिजिन कैसे हुआ, G20 ग्रुप बना कैसे? 1997-1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और उस समय ये माना गया कि जो मेजर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं उनमें डिस्कशन होना चाहिए और उनमें डिस्कशन होकर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर मतलब वो डिस्कस करें। इसी से शुरुआत हुई थी G20 ग्रुप्स की। अगर G20 के एक अदर नेम की बात करें तो G20 इज ए समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, स्पेशली फोकस किया जाता है G20 ग्रुप में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। G20 में 19 तो कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें खुद में 27 कंट्रीज हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे जो बिल्कुल ब्लू कलर में जो है वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम देखें हमारे पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें नेबर कंट्रीज में, तो जो यहाँ पर देखिए चाइना जो है वो इसका मेंबर कंट्री है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कोई जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं ये इसके मेंबर नहीं हैं। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादातर जब हम देखते हैं, अगर हम ऑप्शन देखें और इंडिया को जब हम देखते हैं तो उसके नेबर कंट्रीज़ को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिया और चाइना इसके मेंबर कंट्रीज हैं और हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर कंट्रीज नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना G20 के बारे में, एक तो हम फैक्ट्स देखेंगे और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो G20 ग्रुप है, G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है, मतलब इसके खुद का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। हर साल दिसंबर में डिसाइड किया जाता है कि अगले साल जो भी मीटिंग होगी वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। फिर अगले साल जो भी मीटिंग होने वाली होती है, जो भी छोटी मीटिंग या बड़े लेवल पे जो भी मीटिंग होती है G20 को लेकर के, उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्री वो सारी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाए। इस तरीके से एक रोटेटिंग रीजन्स, मतलब कभी इस रीजन में किसी को पावर दी जाती है, कभी इस रीजन में किसी को पावर दी जाती है। प्रेसिडेंसी इस तरीके से रोटेट होती रहती है G20 ऑर्गेनाइजेशन में। इसका खुद का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ पर बैठ करके ये बात कर सके, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ बैठ कर के बात कर सके। हर साल प्रेसिडेंसी रोटेट होती है और वहीं पर सारी की सारी क्या होती है, इनकी समिट होती है। अब जो ये कंट्री जिसको चुना जाता है वो सारी की सारी समिट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसके बारे में G20 के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ डाटाज को देखें जिसके आधार पर हम G20 से रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो उनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। G20 जो इसके मेंबर कंट्रीज है ना, इट्स मेंबर अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब मान लो G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 85% पॉपुलेशन जो है वो G20 ग्रुप्स, G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सम्मिलित है, उसमें इंक्लूडेड है और वर्ल्ड की GDP का 85% GDP यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये हमने G20 के बारे में बेसिक फैक्ट देखे। अब G7, G8 और G20 के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा व्यू कर लीजिए। G7 में ये मेजर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो हैं जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। अब इसमें अगर रशिया को शामिल कर दिया जाए तो हो जाता है G8 और इनमें ये बचे हुए कंट्रीज शामिल कर दिए जाए तो हो जाता है G20। यहाँ पर देखिए 8 ये हैं और इधर ये कंट्रीज को अगर इसमें शामिल कर दिया जाए
तो ये हो जाती हैं G20। ठीक है, तो G7, G8 और G20 को लेकर के ये एक तरीके से मैप दे रखा है और इससे हम समझ सकते हैं, या थोड़ा और अच्छे से अगर हम व्यू करें, ये G7 है, ये G8 और ये बची हुई अगर इसमें मिला दी जाए तो ये हो जाती हैं G20 कंट्रीज़। तो ये हमने G20 कंट्रीज़ को देखा और कंपैरिजन किया G7, G8 और G20 के साथ में। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, इजराइल हमास रीच ट्रूस आफ्टर 11 days ऑफ फाइटिंग। इजराइल और हमास के बीच में 11 दिन से पिछले समय से फाइटिंग चल रही थी, लेकिन अब एक वो युद्ध विराम के ऊपर मतलब शांति वार्ता के ऊपर आकर के रुके हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि कितने दिन तक वो इसके ऊपर रुकते हैं। देखो, इजराइल और हमास वाला जो इशू चल रहा है ना, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि इंडिया का पॉइंट क्या है। अभी हमारे यूएन में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट को अपनाया इजराइल और हमास को लेकर के। तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थोड़े से बैक हिस्ट्री से हम डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट टाइम में इंडिया किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। 1947 से पहले की हिस्ट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, कि किस तरीके से जूस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में एट्रोसिटीज हो रही थी। तो वो लोग यहाँ पर आकर के जेरूसलम वाला फिलिस्तीन वाला जो रीजन है वहाँ पर आकर के रहने लग गई। अब वहाँ पर आकर के क्यों रहने लग गई, क्योंकि जूस ने ये बोला कि 1800 साल पहले हम लोगों के ऊपर यहाँ पर अत्याचार किए गए और हमें यहाँ से भगा दिया गया था और यही हमारी परमानेंट जगह है। इसलिए वो लोग यहाँ पर जूस लोग आकर के रहने लग गए फिलिस्तीन वाले रीजन पर। अब फिलिस्तीन वाले रीजन पर जब वो लोग आकर के रहने लग गए तो कंसर्न क्रिएट होने लग गए, क्योंकि फिलिस्तीन पर तो पहले से भी पॉपुलेशन रह रही थी ना, अरब मूल के लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो अरब मूल के लोग जब वहाँ पर रह रहे थे तो उसको लेकर के प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ देखिए, हम मैप के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो वहाँ पर जो पहले से जो लोग रह रहे थे, जो अरब मूल के जो लोग थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने बोला कि देखो, आप यहाँ पर आ रहे हो, उसकी वजह से आपको पहले से प्रॉब्लम थी। अब हम लोगों के जो हम लोग पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, जो अरब मूल के लोग रह रहे हैं, उनको कंसर्न क्रिएट होने लगा जूस लोगों के यहाँ पर आने से, इसके बीच में कंसर्न होने लगा। तो 1947 से ये वाला जो रीजन था, ये था फिलिस्तीन रीजन। अब इस एरिया में रहने लग गए थे जूस लोग भी आकर के रहने लगे, और ये पहले था यूके की कॉलोनी, मतलब ब्रिटेन के अंडर था। 1947 के समय में जब ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को छोड़ करके जाने लगा तो ब्रिटेन ने ये मुद्दा दे दिया यूएन को। यूएन नया नया बना था 1945 में, उसको ये मुद्दा दिया, यहाँ पर जूस हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व कीजिए। अब यूएन ने इस मुद्दे को उठाया और यूएन इस मुद्दे पर आया कि यहाँ पर 2 देश बनेंगे, फिलिस्तीन और इजराइल। तो फिलिस्तीन वाला जो देखो, ये जो रेड लाइन है, ये वाला जो रीजन है, ये बिल्कुल जो मतलब डार्क ग्रे कलर में जो दिख रहा है, ये है फिलिस्तीन। और ये जो हल्का ब्राउन कलर जो दिख रहा है, बिल्कुल हल्का वाइट से थोड़ा गहरा और थोड़ा आप मान सकते हो, ये है इजराइल वाला रीजन। ये है 1948 में। अब 1947 में इंडिया, हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का क्या विजन है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, उस समय इंडिया का बंटवारा होता है, इंडिया 2 देश में बढ़ जाता है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमारा बंटवारा इसलिए हुआ रिलीजन के आधार पर, लेकिन इंडिया मना कर देता है। इंडिया बोलता है हम सेक्युलर कंट्री हैं। हो सकता है पाकिस्तान ये मानता हो वहाँ पर एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजन रहता हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे रिलीजन हैं, हम तो सेक्युलर कंट्री हैं। अब उसी समय जो इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर, जूस लोग और मुस्लिम लोग के आधार पर। तो इंडिया ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये तो क्लियर रिलीजन के आधार पर भाई वो हो रहा है ना, क्लियर रिलीजन के आधार पर बंटवारा हो रहा है, और रिलीजन के आधार पर अगर बंटवारा होता है तो उसको इंडिया सपोर्ट नहीं करता। तो स्टार्ट में इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट नहीं किया था, इंडिया सपोर्टेड टू फिलिस्तीन। एक मेजर रीजन ये था कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी मुस्लिम्स को लेकर के। हमारे इंडिया में उस समय प्रॉब्लम चल रही थी मुस्लिम्स को लेकर के, हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और जम्मू एंड कश्मीर में जो इशू चल रहा था वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इंडिया को लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन में ये जाएगा कि ये हमें अगेंस्ट है हमारे, और एक तरीके से जो हम सेकुलर कंट्री डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके माइंड में क्लियर था।
जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनके माइंड में था, तो इंडिया ने सपोर्ट बंद कर दिया। इंडिया ने बिल्कुल क्लियर बंद कर दिया कि हम इजराइल को मानते ही नहीं हैं। अब 1948 के समय में जब यूएन ने पास किया कि हाँ इजराइल और फिलिस्तीन जो दो देश होंगे, तो इंडिया ने भी माना कि हाँ भाई इजराइल एक कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखो उस समय इंडिया का यूएन में, यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा फेथ था, इंडिया मानता था यूएन को। तो यूएन ने जब पास किया कि इजराइल और फिलिस्तीन दो कंट्री होंगे, तो इंडिया ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ इजराइल और फिलिस्तीन दो कंट्री होंगे। लेकिन इजराइल के साथ में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं स्टार्ट किए। 1992 में जाकर के इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करता है इंडिया, लेकिन उससे पहले फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशन करता है 1975 के समय में, जब यहाँ पर PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है यहाँ पर पार्टी, उसको सपोर्ट करता है और उनको यहाँ पर इंडिया में विजिट करता है। उनके जो हेड है उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देता है इंडिया, मतलब सपोर्ट करता है फिलिस्तीन को। मेजर प्रॉब्लम एक और थी, दो इश्यू तो हमने डिस्कस कर लिए। एक इश्यू ये था कि हम हमारी एनर्जी के लिए जो अरब कंट्रीज है उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब यहाँ पर तो जो फिलिस्तीन में अरब मूल के लोग रहते थे, तो इंडिया को ये लगता था कि अगर हम फिलिस्तीन के खिलाफ हुए तो जो अरब कंट्रीज हैं वो हमें एनर्जी शेयर नहीं करेंगे। तो ये भी मेजर प्रॉब्लम इंडिया को दिखती थी। यही मेन कारण था कि इंडिया फिलिस्तीन सपोर्टेड था। 1969 में इस रीजन में अरब मूल में एक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इंडिया को ये विश्वास था कि इंडिया में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी के जो आइडियाज़, व्यूज़ हैं उन्हीं को आवाज़ देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था 1969 में। तो उसमें इंडिया को विश्वास था कि इंडिया को भी मेंबर कंट्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया जाता है इंडिया को। उसके बाद में इंडिया जो पहले प्रो फिलिस्तीन जो पॉलिसी थी इंडिया की, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। फिर इंडिया देखता है कि जब भी मैंने वार को फेस किया तो फिलिस्तीन ने, जो अरब कंट्रीज है, उन्होंने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इजराइल ने हमेशा सपोर्ट किया। इसी का मेन रीजन है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया फिलिस्तीन का विरोध करने लग जाता है। 2017 से पहले इंडिया इस बॉर्डर के ऊपर विश्वास करता था, दो कंट्रीज को मानता था, लेकिन इंडिया ये भी बोलता था कि 1967 के बीच में जो युद्ध हुआ था 6 दिन का इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, उससे पहले जो बॉर्डर थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, वो बॉर्डर ही आपको माननी होगी। लेकिन 2017 के बाद में इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं बोला, इनका जो पर्सनल इशू है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे इंडिया जो है वो इजराइल की ज़्यादा समर्थित होने लग गया है। अब प्रेजेंट टाइम में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये है कि इजराइल के जो PM हैं उन्होंने 25 कंट्रीज को थैंक्स बोला है कि इस प्रॉब्लम के समय में इन कंट्रीज ने मेरा साथ दिया, लेकिन उन कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट बना रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, चाह रहा है कि दोनों देशों से अपने जो रिलेशन है उनको अच्छे से मेंटेन करके रखे, लेकिन शायद इजराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उनको ये नहीं लगा कि इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये इजराइल का मैप है, ये फिलिस्तीन है। और देखो प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये है गाजा स्ट्रिप। अब फिलिस्तीन में भी दो ग्रुप बन गए हैं, एक PLO है जिसकी पार्टी है फतह, और एक है गाजा स्ट्रिप को जो गवर्न करता है हमास। हमास तो इजराइल को मानता ही नहीं है, वो तो बोलता है कि इजराइल को जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो फतह है वो मानता है कि हाँ इजराइल है, लेकिन जो हमारी बॉर्डर है वो जो एरिया जो हमारे अंडर आता है वो हमारे अंडर आना ही चाहिए। तो ये हमने इस कन्फ्लिक्ट को देखा और इंडिया का क्या स्टैंड है, किस तरीके से इंडिया का स्टैंड चेंज हुआ है, वो सब कुछ भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज, ए ग्रीन वॉरियर टू द कोर इज नो मोर। ये न्यूज़ है सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर के। टिहरी गढ़वाल के सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी कोविड-19 की वजह से वो उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट हैं और गांधीयन जो फॉलोअर्स है, गांधीयन जो विचार है उनको फॉलो करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने 1976 से 1970s के समय में हिमालयन फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है चिपको मूवमेंट, जिसको और हग द ट्री मूवमेंट, मतलब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों के चिपक जाओ, इस तरीके का इनका मूवमेंट था। इन्होंने इस लोगों में फॉरेस्ट को काटने को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडिया की जो विड्थ और लेंथ है, ब्रेड्थ और लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टूर किया और ये मैसेज दिया सभी लोगों को कि सेव द हिमालयाज,
हिमालयाज में जो आप फॉरेस्ट अगर काटोगे तो वहाँ का जो इको सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको आप ख़त्म कर दोगे। इसको लेकर के उन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट की थी। मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा, उनका सिलियारा आश्रम था टिहरी गढ़वाल में, जहाँ पर बहुत सारे यंग पीपल को वो एनवायरनमेंट के लिए उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते थे, लोगों को कम्युनिकेट करते थे लोगों के साथ में, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और फॉरेस्ट को नहीं काटा जाए। तो एक बेहतरीन एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने हिमालयाज को सेव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट पर्सनल गारंटर्स लाइबल फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट। 2019 की बात है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया था कि जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेब्ट जो लेते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन हैं, अगर वो पैसा चुकाने में सक्षम नहीं है तो उनके जो पर्सनल गारंटर होते हैं ना, वो इसके लिए लायबल होंगे। अब इसको लेकर के बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में पिटीशन डाली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा वो बिल्कुल सही है। जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो पर्सनल गारंटर्स होते हैं, वो लगभग उसी कंपनी के पर्सनल प्रमोटर्स होते हैं, तो वो जिम्मेदार होंगे उस पैसे को चुकाने के लिए। अगर उनका जो मालिक है, जो बिजनेसमैन है, उस पैसे को नहीं चुकाता है तो जो पर्सनल गारंटर्स हैं वो लायबल इस चीज़ के लिए होंगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यूएसएसआर एरा आईएनएस राजपूत डीकमीशन्ड। हमारे इंडियन नेवी का एक मेंबर आईएनएस राजपूत, जिसको यूएसएसआर, जो प्रेजेंट टाइम में रशिया और छोटे छोटे वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनका एक इंटीग्रेशन था। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके द्वारा इस आईएनएस राजपूत को बनाया गया था और अब इसको डीकमीशन्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, India should push hard to get as many people vaccinated as possible. एंथोनी एस फोकी, ये चीफ मेडिकल एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इंडिया के लिए बोला है कि सबको मास्क पहनना है, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करना है और इंडिया को जल्दी से जल्दी कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सके। जितनी ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेशन देंगे, मतलब उतनी ज़्यादा जो लॉकडाउन की जो सीमा है वो हमें घटानी होगी और लॉकडाउन के समय में हम ये कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन की जो चेन है ना, उसको ब्रेक किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, जयशंकर टू मीट ब्लिंकेन यूएन चीफ। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कुछ दिनों में मई 24 to 28 वो विजिट करने वाले हैं यूएस को लेकर के, और वो यूएन के जो हेड हैं, यूएन के हेड एंटोनियो गुटेरेस उनके साथ में और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन इनके साथ में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने का बहुत सारे रीजन हैं, दोनों के रिलेशन के बारे में, यूएस और इंडिया के रिलेशन, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और यूएन के हेड के साथ में जब वो मिलेंगे तो उसके ऊपर वो डिस्कस किए जा सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक को किस तरीके से गवर्न करना है। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो टॉक प्रोसेस जो चल रहा है उसमें क्या बातचीत की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी में एज ए चेयर इंडिया रोल प्ले कर रहा है यूएनएससी में, तो ये देखना होगा इंडिया उसके ऊपर बातचीत कर सकता है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वायलेंस चल रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की जा सकती है और यूएन रिफॉर्म्स के ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। इसी जनवरी में इंडिया ने जो 2 साल का इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी मिला था, तो उसके बाद में फर्स्ट इस तरीके की विजिट हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना ने बोला है, चाइना ऑफर्स $3 बिलियन असिस्टेंस जैब्स फॉर डेवलपिंग कंट्री। चाइना ने बोला है कि वो लगभग 80 कंट्रीज को फ्री वैक्सीन ऑफर कर चुका है और $3 बिलियन पैसा देगा जो डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो कोविड-19 को रिस्पॉन्स को असिस्ट कर सकें। इस तरीके की एडिशनल उनके द्वारा सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, उन्होंने ग्लोबल हेल्थ समिट हुई थी G20 के द्वारा और यूरोपियन कमीशन के द्वारा, तो वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि चाइना सहायता करने के लिए हमेशा से तैयार है। नेक्स्ट न्यूज, नाटो टू फंड काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने स्टोलेनबर्ग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि हम
अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हमारी सेना बाहर जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते रहें। अब कैसे सपोर्ट करेंगे? 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए कि हम अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको कैपेसिटी सपोर्ट देंगे, एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे हम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को। दूसरा हम करेंगे कि वहाँ की जो अफगानिस्तान की मिलिट्री है उसको एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें आउटसाइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और थर्ड नंबर पे उन्होंने बोला कि जो सर्विसेज, द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज को फंडिंग करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसमें हम काबुल का जो एयरपोर्ट है उसको स्पेशली सपोर्ट देंगे, मतलब मिलिट्री को ट्रेनिंग देंगे, जो काबुल एयरपोर्ट जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे और मिलिट्री के लिए पैसा देंगे। तो ये नाटो का स्टेटमेंट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नाटो के बारे में, नाटो जो ग्रुप है उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को नीचे अच्छे से राइट डाउन करना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।